Hello students, I am Sia Arshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we will be starting with a new chapter in statistics for standard 11 for standard 12 student. The name of the chapter is linear regression, chapter number 3. So students, if we have already studied chapter number 2, that is coefficient correlation, the concept of R correlation you have already studied. Today we will be studying about regression, linear regression, right? Okay. So सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है, ठीक है? ओके, तो बेसिकली रिग्रेशन मॉडल किसको बोलते हैं? सबसे पहला अपना टॉपिक है रिग्रेशन मॉडल किसको बोलते हैं? क्लियर? रिग्रेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो दो वेरिएबल के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है. रिग्रेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो दो वेरिएबल्स के बीच में क्या बताता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आप एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर रहे हो, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा होगा तो सेल ज्यादा होगा. अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वुड बी हाई तो सेल्स वुड बी हाई. तो यहाँ पे एक वेरिएबल है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल है सेल्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग ये दोनों के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है. अगर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करोगे तो सेल्स बढ़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करा तो सेल्स बढ़ा, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम इनका कर रहे हो तो सेल्स कम हो जाएगा. तो ये दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल ऐसा है जो कॉज है और दूसरा वेरिएबल उसका इफेक्ट है. तो आप रिकॉग्नाइज करो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और सेल्स दोनों में से कॉज वेरिएबल कौन सा है? यस, यू ऑल हैव गेस्ड एग्जैक्टली राइट. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कॉज वेरिएबल है और सेल्स उसका इफेक्ट. कैसे? वेरी सिंपल. कॉस्ट मतलब क्या होता है? वजह, रीजन. एंड इफेक्ट मतलब उसका असर. मतलब जब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ रहा है तब वो कॉज है और उसका असर, उसका इफेक्ट क्या? सेल्स बढ़ रहा है. तो जब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ रहा है तब सेल्स बढ़ रहा है. सो दिस इज द कॉज एंड द इफेक्ट इज सेल्स. यूजुअली जो कॉस्ट वेरिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो कॉस्ट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं हम उसको, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल? बिकॉज जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अपने हिसाब से बढ़ेगा, अपने हिसाब से घटेगा. ये कॉज है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. क्लियर? लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो तो डिपेंडेंट है ना स्टूडेंट्स. किस पे डिपेंडेंट है? कॉस्ट पे. जो इफेक्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है? कॉस्ट पे. मतलब सेल्स किस पे डिपेंडेंट है? एडवर्टाइजमेंट में. तो सेल्स कैसा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल या तो आप उसको बोल सकते हो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल. अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल. चलो अब एक और चीज देख लो, जस्ट अ मिनट. ओके, हाँ, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. चलो मुझे बताओ, रेनफॉल और एग्रीकल्चर, ये दो वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल इफेक्ट वेरिएबल है? कॉस्ट वेरिएबल है रेनफॉल, बिकॉज जब रेनफॉल ज्यादा होगा तो एग्रीकल्चर ज्यादा होगा. तो यहाँ पे रेनफॉल कैसा वेरिएबल है? कॉस्ट वेरिएबल. या तो उसको कैसा वेरिएबल बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज बारिश डिपेंडेंट नहीं है, बारिश पे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है. तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है रेनफॉल पे. इफ रेनफॉल वुड बी गुड सो एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, अगर रेनफॉल कम हुई तो एग्रीकल्चर कम. तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट. और एग्रीकल्चर कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट. ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मतलब आपको क्लियर हो गया होगा. जस्ट वन मोर एग्जांपल फॉर मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. प्राइस और डिमांड. प्राइस और डिमांड.
अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ता है, ये अपने 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर में डिमांड चैप्टर में पढ़ा है, अगर कोई भी कमोडिटी का भाव बढ़ता है तो उसकी डिमांड पे क्या असर आता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। कोई चीज महंगी हो जाएगी तो पीपल वुड बाय इट लेस, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और कोई चीज सस्ती हो जाएगी, कोई चीज की प्राइस कम हो गई तो पीपल वुड बाय इट मोर, तो डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है तब डिमांड घट रही है, और जब प्राइस घट रहा है तब डिमांड बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे प्राइस तो अपने हिसाब से चेंज होगा, लेकिन उसका असर किस पे आएगा, डिमांड पे। तो डिमांड डिपेंडेंट है और प्राइस कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट। प्राइस कैसा हो गया, प्राइस तो इंडिपेंडेंट है और उस पर कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है डिमांड। तो ये बहुत क्लैरिटी से मैंने आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है समझाया। 3 एग्जांपल के थ्रू अपन ने पढ़ा। अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और सेल्स, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो सेल्स पे असर आएगा दैट इज डिपेंडेंट। रेनफॉल इन एग्रीकल्चर, तो रेनफॉल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अगेन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, तो रेनफॉल इज agriculture is independent variable. Price and demand, price is independent and the demand of the product is depend on its price, so demand is a dependent variable. अब ये क्यों हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ रहे हैं, बिकॉज रिग्रेशन मॉडल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल है। अब रिग्रेशन मॉडल को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो समझाती हूँ, ध्यान देना बोर्ड पे। ये तो रिग्रेशन मॉडल में मैंने आपको ये बता दिया कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है 2 वेरिएबल में, एंड बहुत ही डिटेल में मैंने आपको कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है वो समझाया। अब रिग्रेशन मॉडल इज y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस u। ये है रिग्रेशन मॉडल। This is regression model. This is called linear regression model. अगर आपको 2 मार्क में थियोरी में पूछे डिस्क्राइब या मेंशन या स्टेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो आप ये लिखोगे और उसके बाद आप नीचे ये भी लिखोगे ये y रिप्रेजेंट। y मतलब क्या होता है, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या होता है हमेशा, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मतलब y डिपेंडेंट है और जो x है यहाँ पे x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आपको डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। अल्फा और बीटा दोनों कांस्टेंट होते हैं एंड दिस इज डिस्टर्बेंस वेरिएंस। ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे, डिस्टर्बेंस वेरिएबल। ओके, तो ये है अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल दैट इज y is equal to alpha plus beta x plus u. y is equal to alpha plus beta x is equal to u. Here y is a dependent variable, x is independent variable, alpha and beta are constant and u is disturbance वेरिएबल। क्लियर, पर गो थ्रू करो। ओके, दिस वाज लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब आगे जो मेन में आप देखो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन की डेफिनेशन दी है। देखो, इट इज अ मैथमेटिकल या तो फंक्शनल रिलेशनशिप। ये मैथमेटिकल या फंक्शनल रिलेशनशिप ही है। किस चीज के बीच में मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप है, बिटवीन 2 कोरिलेटेड वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल है y एंड x, ये 2 कोरिलेटेड वेरिएबल के बीच में मैथमेटिकल बोल सकते हो या तो फंक्शनल रिलेशनशिप है। इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें आप किसकी वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हो, y, एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर सम गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई वैल्यू के लिए हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या लिखोगे, लीनियर रिग्रेशन इज अ मैथमेटिकल या तो फंक्शनल रिलेशनशिप। किस चीज के बीच में मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप है, बिटवीन 2 कोरिलेटेड वेरिएबल। 2 कोरिलेटेड वेरिएबल के बीच में हेल्प इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स, ये जो रिग्रेशन लाइन है
ये तो रिग्रेशन मॉडल पढ़ा, अब अपन को एक्चुअली यहाँ पे क्या फिट करना पड़ता है, रिग्रेशन लाइन फिट करना पड़ता है। ये अपन ने रिग्रेशन मॉडल क्या होता है बहुत ही डिटेल में पढ़ा। अब एक्चुअली व्हाट वी नीड टू डू इज इन दिस चैप्टर वी नीड टू फिट, दैट इज फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन मॉडल अपन ने पढ़ा विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक्चुअली सम्स इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन फिट करने के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम। सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम और दूसरा मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, तो रिग्रेशन लाइन फिट करने के दो मेथड है, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम अपन पढ़ेंगे, बट एक बार मैं स्टार्ट करती हूँ लीस्ट स्क्वायर से। ये बहुत सिंपल है, स्कैटर डायग्राम एक फटाफट एक लेक्चर में लेके कंप्लीट करा लूंगी, लेकिन आज मैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से स्टार्ट कर रही हूँ। क्लियर? ओके, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, तो रिग्रेशन लाइन क्या होता है, अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पे पूरा जाता है। आई एम रबिंग दिस। अभी अपन पढ़ रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन देखो कैसे होती है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये रिग्रेशन लाइन होता है, ये होता है रिग्रेशन लाइन। y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये रिग्रेशन लाइन होती है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्लियर? ये रिग्रेशन लाइन है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। जस्ट अ मिनट। ओके, ये रिग्रेशन लाइन की फॉर्मूला है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे b क्या है और a क्या है वो निकालना पड़ेगा, तो डोंट यू वरी, इसकी भी फॉर्मूला है। सबसे पहले b की फॉर्मूला पढ़ते हैं। b इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। या तो आप ये फॉर्मूला से b निकाल सकते हो, या तो b इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x सिग्मा y एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अब कब कौन सी मेथड यूज करनी, कब कौन सी फॉर्मूला यूज करनी, वो सम करेंगे तब समझेंगे, बट फॉर दिस फॉर टाइमिंग यू नीड टू रिमेंबर b की फॉर्मूला ये दोनों है, दिस और दिस। सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, या तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x मल्टीप्लाई बाय सिग्मा y एन सिग्मा x होल स्क्वायर, सिग्मा x स्क्वायर एंड सिग्मा x होल स्क्वायर। जस्ट गो थ्रू इट वंस। ओके, अब a कैसे निकालते हैं, b तो निकाल दिया, अब a निकालने की फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ। a इज इक्वल टू सिंपल y बार माइनस b x बार। a इज इक्वल टू y बार, दैट इज y बार मतलब क्या होता है y का जो मीन माइनस b जो अभी ऊपर अपन ने निकाला और x बार, सिंपल। अब ये जो b होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स अगर आपको बोले कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालो तो आपको b निकालना है, या तो उसको और बोलते हैं स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। ये सारी चीजें ध्यान रखना, बिकॉज आपको जब सम बोलेंगे तब अगर आपको बोले बाय फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द स्कोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्लोप मतलब क्या। तो फॉर दिस यू नीड टू नो कि स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन होता है b। तो b को दो नाम से जाना जाता है, या तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोल सकते हैं या तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। क्लियर? b को क्या बोल सकते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोल सकते हैं या तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। a का भी एक दूसरा नाम है इंटरसेप्ट, सॉरी हाँ, a को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन। a को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन। ए को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन। क्लियर?
तो यहाँ पे अपन ने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या किसको बोलते हैं वो पढ़ा। चलो एक बार आगे भी इसको क्लियर करा देते फिर इसको रिवीजन लेते हैं अपन। और इसमें अपन को कौन सी बातें ध्यान रखनी है, जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से रिग्रेशन लाइन निकालते तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। जब आप रिग्रेशन लाइन निकालते हो बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जब लीस्ट स्क्वायर वाली मेथड यूज करके आप रिग्रेशन लाइन निकाल रहे हो तो उसको बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालने को बोले ना तो कंफ्यूज मत होना कि स्कैटर डायग्राम वाली मेथड यूज करें कि लीस्ट स्क्वायर, क्योंकि जब भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमेशा कौन से मेथड से आता है, लीस्ट स्क्वायर। तो जो भी रिग्रेशन लाइन लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्लियर? ओके। हम ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आप इसको बी भी लिख सकते हो या तो बी वाई एक्स ऐसा भी लिख सकते हो। दिस सिर्फ बी लिखो, बी वाई एक्स, इट इज वन एंड दी सेम। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद द इलस्ट्रेशन ये कंसेप्ट क्लियर करना मैं रिवाइज करवाना चाहती हूँ आपको। अपन ने ये पढ़ा रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया रिग्रेशन मॉडल तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको एक्चुअली एग्जाम में क्या करना होता है, रिग्रेशन लाइन फिट करनी होती है। रिग्रेशन लाइन फिट करने के कितने मेथड है, दो। पहला है मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम एंड द अदर वन इज लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम बहुत आसान है तो हम उसको बाद में लेंगे, पहले हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़ते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से रिग्रेशन लाइन फिट करने की फॉर्मूला है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अब यहाँ पे सवाल आता है a और b कहां से मिलेगा। सो b निकालने की फॉर्मूला मैंने आपको दो बताई, फिर मैंने आपको ये बताया कि कौन सी दो, दिस एंड दिस। कब कौन से यूज करेंगे मैं आपको सम्स करते टाइम समझाऊंगी। b को दो नामों से पुकारा जाता है, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोला जाता है या तो स्लोप ऑफ द रिग्रेशन, या तो बोला जाता है स्कोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, और a को बोला जाता है इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन। क्लियर? आई होप। हाँ, एंड देन वन मोर, जब भी आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से रिग्रेशन लाइन निकालते हो तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्लियर? इतना क्लियर हो? आप इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं अपना सब, अपना पूरा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये अभी तक जो मैंने आपको 10-15 मिनट्स आपके यूज किए आपके वो किससे किए, खाली चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करने के। ओके, एंड आफ्टर कंज्यूमिंग दिस 15 मिनट्स नाउ वी आर ऑन इलस्ट्रेशन 1। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन 1। तो लेट्स रीड द इलस्ट्रेशन। क्या लिखा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, the following observation are obtained for life of the cars and their maintenance, annual average maintenance। मतलब आपको डेटा में दो चीज दी हुई है, एक तो मेंटेनेंस और एनुअल एवरेज लाइफ। ठीक है, आई मीन लाइफ एंड मेंटेनेंस। ठीक है, कार की कितनी लाइफ है और कार को कितना मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जितनी कार पुरानी होगी उतना मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा। सो ये दो डेटा के बारे में आपको डिटेल्स दी हुई। क्लियर? अब आपको क्या बोला है, डेटा दिया है, उसके बाद बोला है यू नीड टू ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन लाइफ ऑफ द कार। देखो क्या चीज निकालना है आपको, रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन लाइफ ऑफ कार। अब हमेशा स्टूडेंट्स क्या होता है, रिग्रेशन लाइन हमेशा y ऑन x होता है। मैंने आपको बताया था हम ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है b yx लिखते हैं, दैट इज रिग्रेशन लाइन y ऑन x। रिग्रेशन लाइन हमेशा क्या होती है, रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज y ऑन x। तो ये बात से हमको ये पता चल रहा है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो y है और जो लाइफ ऑफ द कार है वो x है। तो ये डिटरमाइन करना फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि y क्या है x क्या है। मैंने आपको बताया रिग्रेशन लाइन हमेशा y ऑन x होता है, और आपको क्वेश्चन में खुद ही बता दिया नीड टू ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन लाइफ ऑफ असेट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज y एंड लाइफ ऑफ असेट इज x। क्लियर? ये क्लियर हो? आप सम करते एक बार मैं रफ कर रही हूँ जिससे मुझे थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाए। चल, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ, डेटा लिख देती हूँ। डेटा में अपन को लाइफ ऑफ द कार दिया हुआ है, लाइफ ऑफ कार। लाइफ ऑफ कार मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, इतना स्पेस और इतना स्पेस। लाइफ ऑफ कार एक्स है, क्यू मैंने जस्ट अभी आपको बताया। क्या है लाइफ ऑफ कार, 2, 4, 6 एंड 8। ये लाइफ ऑफ कार है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, y क्या है, 10, 20, 25 एंड 30। 10, 20, 35 एंड 30
10, 20, 25 एंड 30। ओके, अब स्टूडेंट सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिग्रेशन लाइन फिट करने के लिए क्या नहीं होती रिग्रेशन लाइन, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अपन को सबसे पहले b और a क्या है वो चाहिए होगा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, b निकालेंगे और a निकालेंगे। b क्या होता है, b होता है अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट। सो ये b निकालने की फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले बताई थी। मैंने बोला था कि दो फॉर्मूला है, आप दोनों में से एक यूज करोगे डिपेंडिंग अपॉन आपका किस टाइप का सवाल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे b निकालने के हम पता है कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि b इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, b इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा y एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। रीजन यहाँ पे जो अपना x का डेटा है वो बहुत छोटा है, 2, 4, 6, 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करना आसान है, इसका स्क्वायर करना भी आसान है, इस वजह से हम ये मेथड यूज कर रहे हैं और x माइनस एक्स बार वाली मेथड नहीं यूज कर रहे। अगर ये डेटा से फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा होता, 200, 250, 700, 800, 1000, 1500, तो हम लोग उसको स्क्वायर करना या उसको मल्टीप्लाई करना वुड बी क्वाइट टफ फॉर अस, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करते, लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एंड रीजन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, बिकॉज अपना डेटा स्मॉल है, isn't it? चलो, अब ये मेथड के लिए अपन को एक तो x और y चाहिए और x स्क्वायर चाहिए, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स हर सम में x बार y बार तो निकाल दो। ये जो भी x है इन सबका टोटल सिग्मा x मतलब इन सबका टोटल करोगे तो 20 आएगा और इन सबका टोटल करोगे तो आएगा 85, तो सिग्मा y इज इक्वल टू 85। अब x बार की फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा x अपॉन n, सो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ओके, तो मैंने आपको बताया हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉरी वीवो, कि x बार कैसे निकालेंगे। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x कितना है स्टूडेंट, सिग्मा x अपन ने निकाला 20 डिवाइड बाय n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1, 2, 3, 4, दैट इज 4, तो 4 1s and 4 5s, तो x बार कितना आ गया 5। सिमिलरली y बार निकालोगे, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y कितना है, सिग्मा y है 85 और n कितना है 4, तो 4 डिवाइड बाय 85 डिवाइड बाय 4 वुड बी 21.25। ये मेरा x बार और y बार आ गया। अब अपन क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय y और x स्क्वायर निकालेंगे। x मल्टीप्लाई बाय y कितना इजी, x को y से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है स्टूडेंट्स 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, 4 2s are 8, 80, 25 6 is 150, 80 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3s are 24 and 0, तो ये x मल्टीप्लाई बाय y हो गया। अब इन सबका टोटल भी करेंगे, जस्ट अ मिनट, इन सबका टोटल, तो वो क्या होगा सिग्मा एक्स वाई, इन सबका टोटल सिग्मा एक्स वाई करोगे कैलकुलेटर में तो आ जाएगा 490। फिर एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स क्या है ये, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64। अब इन सबका स्क्वायर को टोटल करके क्या लगोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर का सम सिग्मा एंड इट इज 120। मेरे पास स्पेस की कमी, आप थोड़ा क्लियर लिखना, राइट, तो सम करने में आसानी रहेगी। ये मैंने मेरा डेटा रेडी कर लिया। अब अपन आ जाते हैं बी निकालने पे। बी इज इक्वल टू एन कितना है 1 2 3 4, एन इज 4। सिग्मा एक्स वाई कितना है, सिग्मा एक्स वाई अपन ने निकाला ना 490 माइनस सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स यहाँ पे निकाला 20, एक्स का टोटल 20, सिग्मा वाई भी निकाला 85। बस डेटा रेडी कर लिया, फिर उसको भर के मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है। एन कितना है 4, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, ये वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का टोटल सिग्मा 120 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखना, यहाँ पे जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो ये, लेकिन ये जो सिग्मा एक्स होल स्क्वायर वो क्या है, ये जो सिग्मा एक्स है ना 20, उसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 होल स्क्वायर। यहाँ पे कंफ्यूजन होने के बहुत हाई चांसेस है। क्या कंफ्यूजन होता है कि ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखे दोनों सेम कैसे, नहीं सेम नहीं है। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर कौन सा वाला है, ये वाला, और ये सिग्मा एक्स होल स्क्वायर कौन सा है,
सिग्मा एक्स जो आप निकालते हो उसका होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 490 वुड बी 1960, 20 मल्टीप्लाई बाय 85 वुड बी 1700। ये कुछ नहीं, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, राइट। 4 मल्टीप्लाई बाय 120 वुड बी 480 एंड 20 का होल स्क्वायर इज ऑब्वियसली 400। 1960 माइनस 1700 260 होता है एंड 480 में से 400 गया तो 80 बचता है। जब दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो आ जाएगा 3.25, मतलब मेरा बी आ गया 3.25। अभी तक तो स्टूडेंट सिर्फ बी आया है, आंसर नहीं आया। रिग्रेशन लाइन अपन ने फिट नहीं की, अपन ने तो क्या निकाला है, सिर्फ अभी तक बी निकाला है। बी निकालने के बाद आप ए निकालेंगे। ए की फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी y बार माइनस बी एक्स बार। भूल मत जाना, मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट करने के टाइम में बताया था बी ऐसे निकालते हैं और ए की फॉर्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। y बार क्या है, यहाँ पे निकाला 21.25, b क्या है, ये अभी ऊपर निकाला 3.25, x बार का है, यहाँ पे निकाला 5। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 21.25, 3.25 माइनस मल्टीप्लाई बाय 5 16.25 एंड a इज इक्वल टू 21.25 माइनस 16.25 होता है 5। तो a की वैल्यू आ गई 5। क्लियर, a की वैल्यू आई 5। अब आगे करते हैं, मैं एक बार ये रब कर रही हूँ फिर मैं आगे करा रही हूँ बिकॉज जगह कम है। b और a निकाल दिया, अब रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं। स्टूडेंट्स वापस बोल रही हूँ, b और a फॉर्मूला से निकाल दिया, अब रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे। क्लियर, मैं कॉपी करने का टाइम नहीं दे रही बिकॉज आप वीडियो पॉज करके कुछ देखना हो तो देख सकते हो, राइट। चलो अपना b क्या आया था, b आया था 3.25 और a आया था 5। रिग्रेशन लाइन की फॉर्मूला थी y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यस, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a क्या है 5, b क्या है पता नहीं एंड x सॉरी हाँ b तो 3.25 है ना और x तो ऐसा ही रहेगा। तो ये अपनी आ गई रिग्रेशन लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपन को रिग्रेशन लाइन मिल गई, लेकिन अभी भी सम कंटिन्यू, एक लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स। ये रिग्रेशन लाइन निकाली, अब अपन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, and also estimate the maintenance cost if the life of the car is 10 year। बोला है मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा अगर लाइफ ऑफ द कार कितना है 10 years। अब लाइफ क्या था x, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या था y, मतलब जब x 10 है तो y कितना, तो कुछ नहीं, y बार इज इक्वल टू y कैप इज इक्वल टू 5 प्लस 3.25, x की वैल्यू लिख दो 10। इसको सॉल्व करके 5 प्लस 3.25 मल्टीप्लाई बाय 10 32.5 तो 37.5 y कैप। मतलब जब लाइफ 10 साल है तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा 37.5। मतलब पहले अपन ने रिग्रेशन लाइन निकाली, मेन इसका ये पार्ट है रिग्रेशन लाइन निकालना, रिग्रेशन लाइन फिट करना, और फिर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने इस तरीके से किया। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अपन ने ये चैप्टर आज स्टार्ट किया और ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से पढ़ा, मेथड ऑफ बी स्क्वायर का एक सम किया। इतना होमवर्क में करना, आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।